गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और अपने इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अपने इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियोज़ है उनकी अपडेट मिलती रहे। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें राज्य का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और आपको पता ही है मार्क्सवादी दृष्टिकोण या वैज्ञानिक समाजवाद है, इसका जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसका जन्म है वो 5 मई 1818 को कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर या त्रियर नगर में हुआ था। और इसकी मृत्यु है वो 1883 में 14 मार्च 1883 को कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के लंदन में हुई थी। तो जन्म का ध्यान रखना है हमारे को। 5 मई 1818 को जर्मनी के थे ये और बाद में कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन चले गए थे। कार्ल मार्क्स इनका और पिता का नाम क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जो ये कार्ल मार्क्स के जो विचार है इसे क्या कहते हैं? मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं। राज्य का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण या राज्य का ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। मार्क्स ने राज्य को अपनी प्रकृति से कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने राज्य को प्रकृति से क्या माना? एक वर्गीय संस्था माना, एक वर्ग माना। क्या माना? सबसे पहले ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स ने राज्य की प्रकृति क्या मानी? एक वर्गीय संस्था मानी। कार्ल मार्क्स ने माना कि राज्य वो क्या है? एक वर्ग की संस्था है जिसमें 2 वर्ग रहते हैं। जिसमें कितने वर्ग रहते हैं? 2 वर्ग रहते हैं। एक वर्ग कौन सा? शोषित और दूसरा शोषक वर्ग। कहने का मतलब है एक शासन करने वाला वर्ग और एक जिस वर्ग पर क्या किया जा रहा है? शासन किया जा रहा है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स राज्य की प्रकृति क्या मानते हैं? वर्गीय संस्था मानते हैं कि राज्य क्या है? एक वर्गीय संस्था है। मार्क्स ने राज्य को अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था माना है। राज्य एक और कार्ल मार्क्स वर्गीय संस्था है। तो कार्ल मार्क्स राज्य को क्या मानते हैं? कृत्रिम मानते हैं। राज्य को कार्ल मार्क्स क्या मानते हैं? कृत्रिम, क्योंकि राज्य को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? एक वर्ग है वो दूसरे वर्ग का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। उनकी बातों को माने, इसलिए राज्य नामक संस्था को क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की, जिसका निर्माण है ये शोषक वर्ग है, इसने अपने हितों की अपने को लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया है? राज्य का निर्माण किया है। इस बात का राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है। और ये शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग के दमन हुआ है। ये शोषित वर्ग है, इसका ये क्या कर रहा है? शोषक वर्ग दमन व उत्पीड़न, अत्याचार ये सारा कर रहा है। तो इसका मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है वो वर्गीय संस्था है। राज्य है इसको बनाया गया है, राज्य का निर्माण किया गया है। राज्य कृत्रिम है। राज्य कृत्रिम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 वर्ग रहते हैं, एक तो शोषित, दूसरा शोषक। शोषक वर्ग ने, जो वर्ग शासन कर रहा है, उसने अपने हितों को रक्षा करने के लिए, अपने को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य नामक संस्था का क्या किया? निर्माण किया है, ताकि वो जो शोषित वर्ग है उसका क्या कर सके? उसका दमन कर सके, उनका उत्पीड़न कर सके, उनका अत्याचार कर सके, उनको दबा सके, उन पर शासन कर सके। तो इस बात मेरे को लग रहा है आपके ये अब क्लियर हो गया है कि राज्य वर्गीय संस्था किस प्रकार है। अब इसने कुछ आधार बताए हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, इसके कुछ क्या है? आधार है। ये है कि इन्होंने कुछ अधिक प्रमुख बातें भी बताई है कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है? किसके अनुसार? मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार। या मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो एंजेलिस है उनके विचारों को क्या कहते हैं? मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसमें देखो मार्क्स के अनुसार कोई किताबों में है जो मनुष्य की अवस्थाएं 6 बता रहे हैं। तो किसी कार्ल मार्क्स की जो कुछ किताबें उसमें कितनी अवस्थाएं बता रहे हैं? 5 अवस्थाएं बता रहे हैं। अब उसमें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है आदिम साम्यवादी अवस्था। मनुष्य का जो इतिहास है इसकी इतनी अवस्थाएं बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो कौन सी थी? आदिम साम्यवादी अवस्था। दूसरी कौन सी थी? दास प्रथा या दास अवस्था। तीसरी कौन सी थी? सामंती अवस्था। अपने भारत में सामंती अवस्था अपने भारत में इसे कहते हैं जमींदारी।
अपन यहाँ इसे क्या कह सकते हैं, जमींदारी प्रथा कह सकते हैं। और यूरोप महाद्वीप में ये क्या थी, सामंती अवस्था थी। अगली है पूंजीपति अवस्था और उससे आगे वाली है, इसको ये बताते हैं साम्यवादी अवस्था, जिसमें क्या हो जाएगा, सभी लोग क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इससे पहले कुछ जगह वो क्या बताते हैं, समाजवादी भी बताते हैं। क्या बताते हैं, समाजवादी। इन बातों का ध्यान रखना। ये अवस्थाएं हैं। तो जो आदिम साम्यवादी अवस्था थी, इसमें मनुष्य क्या था, आदिम जो साम्यवादी अवस्था थी, आदिम साम्यवादी अवस्था में राज्य नहीं था। इस आदिम जो साम्यवादी अवस्था है, इसमें क्या नहीं था, इसमें राज्य नहीं था, राज्य नामक कोई संस्था नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या है, सभी लोग समान थे। प्रकृति से जो चीज़ें उनको उपलब्ध होती, उनको वो क्या कर लेते थे, आराम से काम में ले लेते थे, अपने उपयोग में ले लेते थे। क्योंकि यहाँ पर ये समाज है, इसमें शोषित और शोषक नहीं थे, इसमें सभी क्या थे, एक समान थे। आदिम साम्यवादी अवस्था में राज्य नहीं था और निजी राज्य नहीं था और निजी संपत्ति भी नहीं थी। क्या नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं थी, इसलिए किसी का क्या नहीं होता था, शोषण नहीं होता था। उस समय समाज में क्या था, एक ही वर्ग था, निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था। समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप समाज का ज्यों ज्यों विकास हुआ और इसके साथ में क्या हो गया, निजी संपत्ति का उदय हो गया। पहले निजी संपत्ति नहीं थी, परंतु ज्यों ज्यों समाज का विकास हुआ, लगातार विकास होने से इस निजी संपत्ति का क्या हो गया, उदय हो गया। और यहाँ से ही निजी संपत्ति का उदय हुआ और संपूर्ण समाज संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन। और यहाँ से जो ही इस निजी संपत्ति का उदय हुआ और यहाँ से हम पढ़ रहे हैं आदिवादी जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था है, इसमें सभी लोग समान थे, परंतु जो ही निजी संपत्ति का उदय हुआ और इससे समाज और कितने वर्गों में बंट गया, 2 वर्गों में बंट गया। एक तो संपत्तिशाली वर्ग हो गया और एक संपत्ति विहीन वर्ग हो गया। एक जिसके पास संपत्ति थी और दूसरा वो वर्ग जो क्या था, संपत्ति विहीन था। तो यहाँ से फिर क्या आ गई थी, ये दास प्रथा आ गई थी। एक तो शोषित वर्ग हो गया था और एक दूसरा कौन सा हो गया था, शोषक वर्ग हो गया था। इस बात का ध्यान रखना है। तो समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति का उदय हुआ और संपूर्ण समाज संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन 2 वर्गों में बंट गया। मार्क्स समाज की इस अवस्था को दास युग, और यहाँ पर हमने पढ़ रहा पहले जो थी इतिहास की जो व्याख्या है, उसमें पहले आदिम साम्यवादी है, इसमें सभी लोग क्या है, समान है, अपनी आवश्यकता की जो प्रकृति से वस्तुएं मिल जाती है और उनका उपयोग कर लेते हैं। जो ही यहाँ पर ये 2 वर्ग हुए, एक संपत्तिशाली दूसरा संपत्ति विहीन, शोषक और शोषित वर्ग होने के बाद में कार्ल मार्क्स से क्या कहते हैं, इसे दास प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स इस जो अवस्था है इसको क्या कहता है, दास प्रथा कहता है। मार्क्स समाज की इस अवस्था को दास युग कहता है और बताता है कि इस काल में राज्य की उत्पत्ति हुई। और कार्ल मार्क्स है इस काल को संपत्ति का जो उदय हो गया, ये जो 2 वर्ग बन गए, संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन, इस वर्ग को ये दास प्रथा कहता है। और कहता है यहाँ पर इस दास युग में राज्य नामक संस्था का क्या हो गया, उदय हो गया। क्या हो गया, राज्य नामक जो संस्था है इसकी उत्पत्ति हो गई। इसी काल में राज्य की उत्पत्ति हुई। स्वामी वर्ग को दास वर्ग के विद्रोह का, और हमेशा ही एक तो संपत्तिशाली वर्ग था, एक संपत्ति विहीन था, या एक हम क्या कहते हैं, स्वामी वर्ग कहते हैं, कह सकते हैं, तो दूसरे को क्या कह सकते हैं, श्रमिक वर्ग कह सकते हैं। तो इस स्वामी वर्ग को जो ये शोषक वर्ग था, स्वामी वर्ग कह दो, चाहे शोषक वर्ग कह दो, या शासन करने वाला वर्ग कह दो, इसको हमेशा ही, क्योंकि इनकी संख्या क्या थी, कम थी, तो ये जो संपत्तिशाली वर्ग है इसकी संख्या क्या थी, कम थी, तो इनको हमेशा ही शासन करने वाले वर्ग को हमेशा ही भय रहता था। किस बात का, कि इस बात का कि हमारे पास संपत्ति तो है पर हमारी संख्या क्या है, कम है, हम अल्पसंख्यक है, इसलिए इनको हर समय क्या रहता था, भय रहता था। अतः उसने दासों के दमन, और उनको इस बात का भय रहता था अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, तो हमेशा उनको भय रहने के कारण उन्होंने क्या किया, दासों का या इन मजदूरों का या श्रमिकों का दमन करने के लिए, दासों का दमन करने के लिए, इन पर अत्याचार करने के लिए कि ये कभी क्या नहीं कर सके, हमारा सामना नहीं कर सके, और अपनी संपत्ति है इस संपत्ति की रक्षा करने के लिए या अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसी काल में इन्होंने स्वामी वर्ग को दास वर्ग के विद्रोह का भय रहता था। स्वामी वर्ग है, इसको जो दास वर्ग है इसके विद्रोह का भय रहता था। अतः उसने दासों के दमन और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए शक्ति का सहारा लिया, और कानून है, पुलिस है, फौज है,
जेल है, ये विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनका इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। निर्माण क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आदिम साम्यवादी अवस्था थी, इसमें तो सभी क्या थे, समान थे। जो भी कोई इनको प्रकृति से वस्तुएं मिलती उनका क्या कर लेते थे, उपयोग कर लेते थे। संपत्ति नामक जो पदार्थ है या संपत्ति नामक वस्तु है वो नहीं थी। अब यहाँ पर संपत्ति का उदय हो गया और समाज दो वर्गों में बंट गया, एक तो संपत्तिशाली, एक संपत्तिहीन। तो यहाँ पर फिर ये दास प्रथा का उदय हुआ और इस दासों की संख्या ज़्यादा थी और शासन करने वालों की संख्या कम थी, अल्पसंख्यक थे। तो इनको हमेशा इस बात का भय रहता था कि ये कभी है जो दास वर्ग है ये कभी क्या नहीं कर दे, विद्रोह नहीं कर दे, क्रांति नहीं कर दे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, राज्य में कानून है, पुलिस है, फौज है, जेल है, इस प्रकार की संस्थाओं को निर्मित किया ताकि जो दास वर्ग है उनको क्या किया जा सके, उनको नियंत्रित किया जा सके। अगर विद्रोह कर दे तो उस विद्रोह को क्या किया जाए, दबा दिया जाए। तो इन्होंने कानून, पुलिस, फौज, जेल तथा न्यायालय आदि की व्यवस्था की। न्यायालय इनकी व्यवस्था किस लिए की, दास वर्ग के लिए कि ये दास वर्ग है, उनकी जो बातें हैं, उनके कानून है, उनको माने, उनके हितों की रक्षा हो। इसलिए इन्होंने कानून है, पुलिस है, फौज है, जेल है, न्यायालय, इन अनेक संस्थाओं की क्या की, स्थापना की। स्थापना करने का कारण क्या था, अपने हितों की रक्षा करना। स्वामी वर्ग ने इन संस्थाओं की मदद से दास वर्ग पर, और स्वामी वर्ग ने इतनी प्रकार की संस्थाएं हैं, कानून है, पुलिस है, जेल है, फौज है, न्यायालय, इन संस्थाओं से जो दास वर्ग है उन पर अपना क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। क्योंकि इनके पास ये संख्या इनकी कम थी परंतु इनके पास ये संस्थाएं थी और इन संस्थाओं के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण दास वर्ग पर अपना क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। और जो भी कानून बनाए उनको दास वर्ग को क्या करने पड़ते, वो मानने पड़ते। अगर नहीं मानेंगे तो इन संस्थाओं के माध्यम से उनको क्या कर लिए, मानने के लिए बाध्य कर दिया। स्वामी वर्ग ने इन संस्थाओं की मदद से दास वर्ग पर अपना कठोर आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार राज्य है वो, इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है वो क्या है, वर्ग संघर्ष या वर्ग संघर्ष की संस्था है। इसलिए ये राज्य को क्या मानते हैं, वर्ग संघर्ष, राज्य है वो वर्ग संघर्ष से उत्पन्न, राज्य को ये क्या मानते हैं, वर्ग जो संघर्ष है इससे उत्पन्न संस्था मानते हैं। क्योंकि मैंने ये जो आपको बातें अपने पढ़ी है कार्ल मार्क्स के बारे में कि इस प्रकार से समाज की है, पहले शुरुआत में आदिम साम्यवादी अवस्था थी, उसके बाद में ये दास प्रथा आई, उनकी अपन आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। परंतु आदिम साम्यवादी अवस्था थी, इसमें सभी लोग क्या थे, समान थे और प्रकृति से जो भी वस्तुएं उनको प्राप्त होती थी उनका उपयोग कर लेते थे। निजी संपत्ति नामक कोई वस्तु नहीं थी। अब आगे जब समाज का धीरे धीरे विकास हुआ तो ये निजी संपत्ति आ गई और इससे समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो गए, एक तो संपत्तिशाली और दूसरा संपत्ति विहीन वर्ग। और यहाँ से ये क्या हो गई, दास प्रथा की, एक जो व्यक्ति थे उनको वो क्या करने लगे, अपने दास या गुलाम बनाने लगे और दूसरा वर्ग क्या बन गया, स्वामी या मालिक बन गया। एक तो दास बन गया, दूसरा स्वामी या मालिक वर्ग बन गया। तो इन दास, ये जो मालिक वर्ग है, जो स्वामी वर्ग है, जो अल्पसंख्यक था, इनको हमेशा इस बात का भय रहता था कि कहीं ये दास है जिनकी संख्या ज़्यादा है और ये पीड़ित वर्ग है, कहीं हमारा क्या नहीं कर दे, विद्रोह नहीं कर दे, क्रांति नहीं कर दे, हमारी बातों को मानने के लिए इनकार नहीं कर दे। इसलिए इन्होंने कानून है, पुलिस है, फौज है, जेल है, न्यायालय, इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया ताकि दास, ये जो दास वर्ग है, ये जो शोषित वर्ग है, उनसे अपनी बातों को क्या करवा सके, मनवा सके। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स राज्य को क्या मानता है, वर्ग संघर्ष से उत्पन्न संस्था मानता है। तो आज हमने एक वर्गीय संस्था है, राज्य की उत्पत्ति है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स का जो विचार है इसका अध्ययन किया। आगे की क्लास में इसकी जो आगे की बातें उनका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और हमारी कक्षाएं हैं इनका रोज़ है, इनको लेते रहो। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।